नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण आईएएस में। आज के इस नए अध्याय में हम ज्योग्राफी भूगोल को हम जैसे कि भारत का भूगोल, बिहार का और विश्व ये तीनों का भूगोल हम इस अध्याय से शुरू करने वाले हैं। एक नया प्लेलिस्ट होगा जिसमें से भूगोल अब हम पढ़ेंगे और भूगोल को बिहार के भूगोल, भारत के भूगोल के सहित विश्व का भूगोल भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है? प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा जो ये कंटेंट रहता है, वो पूरे एग्ज़ाम की दृष्टि से रहता है, चाहे वो वनडे हो या फिर पीसीएस हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें, तो सबसे पहले आपको नोटिफ़िकेशन पहुँचे और जिसे आप भेजना चाहते हो, जिसका हेल्प हो सके एक्चुअल में उसे आप ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस यात्रा में। भारत के राजनीतिक मानचित्र को सबसे पहले देखें तो भारत का ये राजनीतिक मानचित्र है, ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख का क्षेत्र है, यहाँ तक। ये वाला लद्दाख का क्षेत्र है, ठीक है? लद्दाख। इसके बाद सभी राज्य हैं, 28 राज्य और 8 यूटीज़ हैं। यूटी कहने का तात्पर्य है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले हम स्टेट को एक नज़र देखते हैं कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। सबसे पहले ज्योग्राफी में जो है मैप का ही इम्पोर्टेंस है। तो जो अगर मैप आपको याद है तो आसानी से आप ज्योग्राफी को समझ पाएँगे। तो सबसे पहले आइए राज्य को देखते हैं कि भारत का ये पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मतलब जहाँ तक इसकी राजनीतिक रेखांकन किया गया है, राजनीतिक बॉर्डर है, ये सभी भारत का राजनीतिक एक सीमा को दर्शाते हैं। जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तेलंगाना जो है बॉर्डर स्टेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। बॉर्डर स्टेट नहीं है, कौन-कौन ध्यान रखिएगा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड और फिर मध्य प्रदेश। ये सभी बॉर्डर स्टेट नहीं है। बाकी सभी जो हैं लगभग-लगभग सभी कोई राज्य या फिर कोई सॉरी कोई देश या फिर कोई वाटर बॉडी से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये सभी बॉर्डर केवल अपने भारतीय राज्यों से करते हैं। इसके बाद उड़ीसा है, इसके बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, पटना में सॉरी बिहार है, यूपी है, इसके बाद यहाँ पर सिक्किम है, ये आपका मेघालय है, यहाँ पर त्रिपुरा है जो कि पूरी तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसके बाद मिज़ोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और ये अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर असम है, ठीक है? तो ये सभी स्टेट हैं जो कि किसी न किसी देश से या फिर वाटर बॉडी शेयर करते हैं, सीमांकन करते हैं। इसके बाद बात करें तो यूटीज़ के बारे में, तो ये दमन एंड दीव हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 यूटीज़ यहाँ पर हैं। इसके बाद यहाँ पे एक चंडीगढ़ है, फिर इसके बाद दिल्ली है, तो 4 यहाँ पर हो गए। एक दमन दीव हो गया, इसके बाद लक्षद्वीप, इसके बाद यहाँ पर अंडमान निकोबार और यहाँ पर पुडुचेरी में 4 जिले हैं, यनम, माहे, कराईकल और पुडुचेरी। कराईकल यहाँ पर है और पुडुचेरी यहाँ पर। तो यानी 4 यहाँ पर, 4 दक्षिण भारत में और 4 उत्तर भारत में। तो 4-4 8 यूटीज़ हो गए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जो त्रिपुरा की राजधानी है, वो अगरतला है। वो किसी भी देश यानी किसी देश का तात्पर्य यहाँ बांग्लादेश है। ये सर्वाधिक समीप है, यानी अगर किसी देश से भारतीय राज्य की राजधानी पूछा जाए कि कौन सबसे नज़दीक है, तो वो अगरतला है। किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की। किस देश के सबसे समीप है? तो वो बांग्लादेश है। ठीक है? शायद आप तात्पर्य हमारा समझ गए होंगे कि ये इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेश की अपनी राजधानी है, जैसे दिल्ली का नई दिल्ली, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दमन, दीव और दादर नगर हवेली जो है, इनको 2 पहले अलग-अलग थे, दमन और दीव अलग थे और दादर और नगर हवेली अलग थे। दोनों को ऐड कर दिया गया है और दोनों की संयुक्त राजधानी को दमन कर दिया गया है। इसके बाद लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है, पुडुचेरी की पुडुचेरी है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ए से अंडमान, एन से निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जम्मू और कश्मीर का जो है श्रीनगर है। इसके बाद लद्दाख का राजधानी जो है लेह है।
ये 8 राज्य सॉरी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। इसके बाद बात करें कि जम्मू कश्मीर यूटीज़ है, यानी यूटीज़ जब भी कहेंगे तो आप इसका हिंदी अर्थ निकालिएगा केंद्र शासित प्रदेश। तो जो यूटी है कौन? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी 3 जगह 3 ऐसे यूटीज़ हैं जहाँ पर विधानसभा है, यानी चुनाव होते हैं और यहाँ पर सीएम भी होते हैं। भारत के स्थलीय पड़ोसी देश की बात करें तो भारत की स्थलीय लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। यह 7 देशों की सीमा जो है भारत की स्थलीय सीमा स्पर्श करती है। कौन-कौन है? सबसे पहले देखिए बांग्लादेश है, फिर चीन है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, म्यांमार है, अफ़गानिस्तान है और भूटान है। सबसे मतलब कि ये है कि इसको याद रखना है और इसको याद रखना है कि जैसे कितनी लंबाई, लंबाई के अनुसार है, कौन सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ। तो ये भी हम आपको बता रहे हैं कि एक ट्रिक है बचपन में बीए पास। बी पास को नेग्लेक्ट रखता है, साइलेंट रखना है, ठीक है? तो इनसे तात्पर्य देखिएगा कि ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से सॉरी यहाँ पर है नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। इस तीर को सही कर लीजिएगा, बाकी सब सही है कि ब से बांग्लादेश सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर के लगभग में सीमा साझा करता है। इसके बाद चीन है 3000 के कुछ करीब करता है, 3 के मैक्सिमम मतलब कि एप्रॉक्स 3 के करता है। इसके बाद पाकिस्तान है, इसके बाद नेपाल है, इसके बाद म्यांमार है, इसके बाद भूटान है और इसके बाद अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान जो देश है वो सबसे कम सीमा साझा करता है 104 किलोमीटर और ये भी प्रत्यक्ष रूप से भारत में नहीं वर्तमान पीओके के क्षेत्र में ये सीमा साझा करता है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये भारत में सीमा साझा करने वाले, तो वो अफ़गानिस्तान को आप बाहर निकाल लीजिएगा। इसके बाद ये 2, 2, 4 और 2, 6, 6 जो देश हैं वो सीमा साझा करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, यानी जब अलग-अलग देश सीमा बनाते हैं, तो वहाँ पे एक डिवाइड के रूप में एक सीमा रेखा भी खींचा गया होगा। तो कौन-कौन सा है? भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। भारत और चीन के बीच में 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। भारत और नेपाल के बीच में 1816 में सुगौली की संधि द्वारा सीमा निर्धारित की गई और कहाँ से कहाँ तक? काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। ठीक है? इसके बाद बात करें तो भारत और म्यांमार के बीच 1937 में 1935 में क्या हुआ कि ये जो एक्ट आया था उसके द्वारा निर्धारण हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है शून्य रेखा रखा गया है। शून्य रेखा उसको नाम दिया गया है, ठीक है? एक अभ्यास संबंधी प्रश्न है जो कि बहुत कन्फ्यूजिंग है। क्या है कि इसमें पूछ रहा है कि कौन-सा असत्य है? भारत के 5 राज्यों की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है। ये सत्य है या असत्य है? आपको बताना है। तो नहीं, ये केवल 3 राज्य के साथ लगती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए राज्य पूछा गया है, ना कि यूटीज़ भी। अगर यूटी और राज्य पूछा जाता तो 4 होता है। राज्य में बात करें तो राजस्थान है, गुजरात है और पंजाब है और ये एक यूटी जो है सीमा साझा करता है जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद दूसरा कथन है कि भारत के 5 राज्यों की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। तो बिल्कुल सही है, ये सही है। बाकी ये वाला गलत है। इसके बाद 5 स्टेट कौन-कौन से हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और फिर सिक्किम है। तो ये सीमा साझा करते हैं भारत नेपाल के साथ। एक और है कि भारत के 5 राज्यों की सीमा जो है म्यांमार के साथ लगती है। क्या 5 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है? तो नहीं, 4 ही राज्य की सीमा लगती है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। ये 4 राज्यों की सीमा लगती है। इसके बाद भारत के 5 राज्यों की जो सीमा है, वो बांग्लादेश के साथ लगती है। ये सही है। कैसे? कौन-कौन से लगती है? एक मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है और पश्चिम बंगाल है। तो ये 5 राज्य जो हैं, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कौन-कौन असत्य है, तो पहला नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इसके बाद ये सी नंबर आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है कि इसमें भी असत्य कथन पहचानना है कि भारत के 2 राज्य हैं ऐसे हैं, जिनकी सीमा समुद्र और किसी दूसरे देश यानी समुद्र से भी लगता हो और देश से भी लगता हो, दोनों को स्पर्श करते हैं। तो कितने हैं? 2 राज्य हैं। तो कौन ये सही है, क्यों कौन-कौन है? तो गुजरात है, गुजरात की सीमा जो जलीय सीमा है
और फिर ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। वेस्ट बंगाल है, इसकी भी जलीय सीमा है और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो ये सही है, लेकिन हमको असत्य पहचानना है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो भारत के 4 राज्य ऐसे हैं, जिनकी सीमा न तो समुद्र को और न किसी दूसरे देश को स्पर्श करते हैं। 4 राज्य, यानी सीमा समुद्र को भी नहीं स्पर्श करना चाहिए और न किसी दूसरे देश को। कौन-कौन से हैं? हरियाणा, तो ये आपको 5 राज्य हैं, ये 4 राज्य नहीं हैं बल्कि 5 राज्य हैं। कौन-कौन? हरियाणा, हरियाणा किसी समुद्र को नहीं टच करता है और दूसरे देश को भी नहीं टच करता है। आपको फिगर में दिखा रहे हैं, देखिए, यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पे हरियाणा हम शायद आपसे छोड़ दिए हैं। देखिए यहाँ पे किसी कोई भी बॉर्डर इसका स्टेट नहीं है, तो इसमें जो हम तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जो झारखंड, मध्य प्रदेश, 4 बताए थे, उसमें एक और ऐड कर लीजिएगा, हरियाणा भी है, ठीक है? मिस्टेक से छूट गया, हरियाणा यहाँ पर है। तो हरियाणा है। नेक्स्ट देखें, तो सही है। क्या है कि 4 राज्य है, लेकिन नहीं 4 राज्य नहीं, 5 राज्य है। एक हरियाणा है, एक मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, एक तेलंगाना है। तेलंगाना भी है जो कि सीमा से मतलब सीमा नहीं उसका कहीं बाहर लगता है। इसके बाद लिखा है कि बिहार की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय है। बिल्कुल है, नेपाल से सटता है तो अंतर्राष्ट्रीय ही है। राजस्थान की सीमा जो है पाकिस्तान से सर्वाधिक है। अभी हमने बताया कि बचपन में बीए पास एक ट्रिक हमने बनाया था, तो ये गलत है। राजस्थान नहीं होगा, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कौन-सा है? बांग्लादेश है। सॉरी, पाकिस्तान से पूछा है, तो ये सही हो जाएगा। सॉरी, सॉरी। ये पाकिस्तान से यहाँ पर पूछा है। सबसे ज़्यादा अगर पूछता तो बांग्लादेश होता ना, तो लेकिन पाकिस्तान से पूछा है तो सबसे अधिक राजस्थान का, ये सही है। इसके बाद देखें कि ठीक है, इसके बाद इसका जवाब ये हो जाएगा कि भारत के 5 राज्य हैं, 4 राज्य नहीं हैं। मैकमोहन रेखा की बात करें कि मैकमोहन रेखा जो है किस-किस राज्य से होकर टच करती है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। किस राज्य की सीमा मैकमोहन रेखा को स्पर्श करती है? तो सिक्किम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश से है, उत्तराखंड से है, सिक्किम से है और अरुणाचल प्रदेश से है। इन सभी राज्यों में मैकमोहन रेखा सटा हुआ है। ठीक है? अब आइए एक बार भारत की अवस्थिति के बारे में देख लें कि भारत की अवस्थिति कहाँ पर है पूरे ग्लोब में। देखिए, ये पूरे पृथ्वी है। पृथ्वी को 0 डिग्री जो लाइन है, ये बीचों-बीच बाँट दिया जाए तो उत्तर वाले भाग को सबसे पहले मैप पे सबसे ऊपर उत्तर होता है और सबसे नीचे दक्षिण होता है। तो नॉर्थ में हो जाता है और साउथ। तो आधे-आधे बाँटेंगे तो एक ये उत्तरी भाग हो गया, उत्तरी भाग, और ये दक्षिणी भाग होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तरी भाग को, जैसे ये किसका पार्ट है? तो ये एक गोला है कि नहीं? ये गोला है। तो गोला के आधे भाग को अगर हम काटेंगे, तो गोलार्ध इसको कहेंगे कि नहीं? ये दोनों पार्ट में हम इसको काटें, तो ये गोले का आधे भाग एक हो गया और एक गोले का आधे भाग ये हो गया। ये उत्तर में है तो इसलिए इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। गोला के आधे भाग को गोलार्ध कहेंगे और उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है? तो यही इसको दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में कौन डिवाइड करता है? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। सेकंड है कि जैसे देखिए यहाँ पर नॉर्थ पोल है, हम लिखे हैं यहाँ पर नॉर्थ पोल। तो 0 डिग्री के बाद, क्योंकि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आता है ऊपर में और यहाँ तक आता है दक्षिण में। उत्तर में 23.5 डिग्री तक जाता है और दक्षिण में 23.5 डिग्री तक जाता है। यानी सूर्य का प्रकाश यहाँ से यहाँ तक रहता है, बस, इसके आगे नहीं जाता है। तो 23.5 डिग्री अगर ऊपर तक जाता है तो इसको कुछ बाउंड्री देंगे कि नहीं? मतलब यहाँ से तो ये कंडीशन अलग हो गया और ये कंडीशन अलग हो गया। तो जब यहाँ से 23.5 डिग्री तक सूर्य जाता है तो इसकी मैक्सिमम लिमिट यही कहलाती है, 23.5 से 23.5, 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ। तो 23.5 नॉर्थ की जो लिमिटेशन है उसको कर्क रेखा नाम दिया गया है कि जो सूर्य है, नॉर्थ में सबसे मैक्सिमम जो है लाइन तक जाता है तो वो कर्क रेखा तक जाता है। इसको बस नामकरण किया गया है कि भारत की सीमा जो है उत्तरी सीमा वो नॉर्थ तक है।
मतलब कर्क तक है, जो कि 23.5 डिग्री को कहा जाता है। 0 डिग्री को विषुवत जानते ही हैं। 23.5 डिग्री जो साउथ है, इसको नामकरण कर दिया गया है मकर। इसके बाद बचा साढ़े छः एक हमने निर्धारित किया है ग्लोब पे 66.5 डिग्री नॉर्थ और फिर एक 66.5 डिग्री साउथ। ये जो है ये आर्कटिक जो यहाँ पे आर्कटिक सर्किल है, तो आर्कटिक सर्किल के नज़दीक है, इसलिए आर्कटिक रेखा कहा जाता है। यहाँ पर एक आर्कटिक सर्किल है, इसलिए इसका नाम आर्कटिक रेखा रखा गया और यहाँ पर अंटार्कटिक जो वृत्त है, अंटार्कटिक वृत्त के ये नज़दीक है, इसलिए अंटार्कटिक रेखा कहा गया। तो 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक रेखा और 66.5 डिग्री नॉर्थ को अ, साढ़े 66 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक रेखा कहा जाता है। तो शायद आप इतना समझ गए होंगे कि किस प्रकार से नामांकरण किया गया है कि आर्कटिक रेखा कौन होता है, फिर कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो कर्क रेखा होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहा जाता है। सूर्य की जो अवस्थिति होती है, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक पहुँचता है। ठीक है? इसके बाद बात करें कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार। ठीक है? इसको देखेंगे, एक सेकंड। एक बार बात करें, एक बार वो देखिए, पहले सबसे पहली बात है, सबसे ज़रूरी बात कि ये एक ग्लोब है, गोला है, तो इस पे 2 प्रकार की रेखाएँ खींची जा सकती है। एक ऐसे जो कि पृथ्वी को आधे-आधे भागों में बाँट रहा है, एक 23.5 डिग्री और एक 66.5 डिग्री और एक ये 90 डिग्री। यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर 66.5 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा कि ये तो हो गए जो पड़ी लाइनें, लेकिन जब ये गोला है तो इसको तो इस भाग में भी बाँटा जा सकता है। तो इस जो पड़ी हुई लाइनें होती हैं, इन्हें जो हम कहते हैं, ये अक्षांश कहते हैं। ठीक है? लेकिन जब जो खड़ी लाइनें होती हैं, वो जब काटती हैं तो उन्हें देशांतर कहते हैं। तो 0 डिग्री यहाँ पे हो गया देशांतर, जो कि पृथ्वी को पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है मतलब कि खींची जाती हैं और डिवाइड करती हैं पूरब से पश्चिम। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो पृथ्वी के 2 भागों में बाँटता है। ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। पूर्व और पश्चिम के रूप में बाँटता है 2 भागों में। कौन-सा? देशांतर लाइन। तो ये पूछा जाता है कि देशांतर रेखा पृथ्वी को कितने हिस्सों में बाँटती है? तो 2 हिस्सों में, 0 डिग्री देशांतर। कौन-कौन से? पूर्व और पश्चिम देशांतर। एक पूर्व देशांतर कहलाता है, एक पश्चिम देशांतर। अक्षांश की बात करें तो एक उत्तरी अक्षांश कहलाता है, एक दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर 0 अक्षांश, कुल अक्षांश की संख्या पूछी जाती है। कुल अक्षांश की संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखा कितने हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि ये 0 डिग्री और यहाँ से 90 90 यहाँ पर और यहाँ से 90 यहाँ पर। तो कुल अक्षांश रेखा जो होगा वो 90 प्लस 90 प्लस 1, जो 1 कौन-सा है? 0 डिग्री वाला। तो 90, 90 180 और 1 181। कुल 181 जो है अक्षांश रेखाएँ हैं। वही बात जब देशांतर रेखा की करें तो 0 डिग्री जो है एक गोला है, गोला है, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री एक ही लाइन है। ठीक है? क्योंकि ये आके यहीं पे एक इधर भाग हो जाएगा, एक इधर भाग, तो आके चिपक जाएगा, तो 0 और 180 एक ही लाइन है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब ये लाइन, सॉरी, 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही लाइन है। तो 360 और 0 एक ही है, तो 1 से 360 के बीच में कितनी लाइनें हुई? 360। तो वही 360 लाइनें होती हैं इस पर। तो देशांतर कितने हैं? 360। लेकिन अगर अक्षांश रेखाएँ पूछे पूछे जाएँगे तो कितने होंगे? 181। ध्यान दीजिएगा कि 0 डिग्री को हम 0 डिग्री से हम टाइम को देखते हैं कि यहाँ से पूरे विश्व का टाइम निर्धारित होता है। तो 0 डिग्री जो है इंडियन ग्रीनविच टाइम है और सॉरी, इंडियन ग्रीनविच नहीं, इंटरनेशनल ग्रीनविच, और इसे इंटरनेशनल मीन टाइम भी कहते हैं। यानी यहीं से सभी देशों का टाइम निर्धारित होता है 0 डिग्री से, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से निर्धारित होता है।
शायद आप समझ गए होंगे। तो हमारे यहाँ पे बताने का ये तात्पर्य था कि अब हम बात करें कि भारत की अवस्थिति कहाँ पर है? भारत की अवस्थिति कहाँ पर है? तो ये देखिएगा कि भारत यहाँ पर है। तो जब भी आपसे पूछे जाएँगे कि भारत की अवस्थिति किधर है? तो उत्तरी अक्षांश, ये 0 डिग्री से ऊपर है तो उत्तरी अक्षांश, वह ये पूर्व, इधर पूर्व हुआ, उधर पश्चिम, तो पूर्वी देशांतर में। तो भारत की अवस्थिति किधर है? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में। ये ध्यान रखिएगा कि ये पूछे जाते हैं कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में भारत की अवस्थिति है कि नहीं, ये आपको कन्फर्म रहना है कि ये हम भारत की जो अवस्थिति है, वो 0 डिग्री के पूर्व में है, वो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है और अ, उत्तर 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का उत्तर-दक्षिण विस्तार देखा जाए तो ये सबसे उत्तर कितना है? 37 डिग्री और 6 मिनट जो है नॉर्थ। यहाँ पर जो सबसे उत्तरी भाग है वो इंदिरा कॉल कहलाता है। तो अब हम बनाते हैं यहाँ पर बड़ा-सा मैप, ग्लोब। यहाँ पे हम 0 डिग्री अक्षांश है और ये 0 डिग्री यहाँ हम मान लेते हैं देशांतर। तो अब बताइए कि 37 डिग्री कहाँ आएगा? तो ये 0 डिग्री, तो मान के चलिए कि यहाँ 37 डिग्री आएगा, यहाँ पर 37 डिग्री। क्योंकि हम अक्षांश देख रहे हैं, तो इधर 0 है तो 1, 2, 3, 4 करते जाएँगे तो ऊपर 37 आएगा। इसके बाद बात करें कि यहाँ पर जो है देशांतर हमें नहीं दर्शाया गया है, ये 29 है। 29 डिग्री, 29 डिग्री नहीं है, यहाँ पर है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है? 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पर जो है सबसे लास्ट है यहाँ पर सबसे लास्ट है कि बिथु जो है, यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट है। तो ये यहाँ पर 37 डिग्री ऊपर में चलिएगा और यहाँ से सबसे जो नीचे है वो 8 डिग्री तक, तो 0 से 8 यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद अगर पूर्वी देशांतर की बात करें तो पूरब में ही यहाँ पर जाइएगा तो 0 से यहाँ पर 97 जाना है। यहाँ 97 होगा और यहाँ पर 68 होगा। यानी भारत का विस्तार है, भारत का विस्तार यहाँ से यहाँ पर है। यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर भी ईस्ट है और यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर भी नॉर्थ है। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत का जो अवस्थिति कहाँ पर है? उत्तर-पूर्वी देशांतर में। अब बात करें कि अगर देशांतरीय विस्तार करें तो जो 68 डिग्री 7 मिनट है, क्या ये हम यहाँ पर पश्चिम बोलेंगे? नहीं, यहाँ पर ईस्ट ही बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर तो ईस्ट है, 0 डिग्री के अभी आगे है, तो यहाँ पर ईस्ट है। तो जब भी भारत के पश्चिमी सीमा की बात करेंगे तो यहाँ पर वेस्ट नहीं लिखेंगे, ईस्ट ही होगा। हमेशा एक ऑप्शन में यहाँ पे कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दे देता है कि यहाँ पर वेस्ट भी दे देता है, लेकिन वेस्ट नहीं होगा। अगर पश्चिमी सीमा भी जो होगा तो वो भी ईस्ट होगा और पूर्वी सीमा तो ईस्ट होगा ही। इसी प्रकार उत्तरी सीमा भी नॉर्थ होगा और दक्षिणी सीमा भी नॉर्थ होगा। क्यों? क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक है। यहाँ इधर साउथ में विस्तार नहीं है भारत का। तो शायद आप ग्लोब पे समझ गए होंगे, तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है? तो चलिए आगे और देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो उत्तर से दक्षिण के बीच में जो लंबाई है वो है 2324 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ। भारत का जो नॉर्थ से साउथ विस्तार है, वो 3214 किलोमीटर तक है और वही अगर बात करें कि ईस्ट से वेस्ट के बीच में विस्तार अगर पूछा जाए, तो 2933 किलोमीटर है, ये है। तो ध्यान रखिएगा कि ये पूछे जाते हैं कि दूरी कितनी होती है। और एक बात कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, वो तो इंद्रकोल है, लेकिन स्थलीय अगर भारत की पूछा जाएगा, तो वो केप कोमोरिन है। कन्याकुमारी में है 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन क्या ये द्वीपीय भारत भारत नहीं है? तो अगर द्वीपीय भारत को भी मिला लिया जाए तो 6 डिग्री 25 मिनट जो है नॉर्थ तक भारत का विस्तार है। तो अगर कुल विस्तार पूछा जाएगा तो 6 डिग्री 2 मिनट 25 मिनट 2 5 मिनट अगर बताना होगा। लेकिन अगर केवल स्थलीय स्थलीय पूछा जाएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट बताना होगा, ठीक है? शायद आप समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ पर भारत का अपना द्वीप अंडमान निकोबार भी विस्तरित है, तो इसलिए सबसे दक्षिण में ये वाला है। लेकिन अगर स्थलीय बात किया जाएगा मुख्य भूमि से, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट केप कोमोरिन कन्याकुमारी है। नेक्स्ट देखें कि भारत के प्रमुख अक्षांशीय बिंदु की बात करें, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का सबसे दक्षिणी यहाँ पर इंदिरा इंदिरा कॉल है।
और भारत का सबसे दक्षिण बिंदु की बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या फिर ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो कि हम बताए हैं कि 6 डिग्री 2-5 मिनट की नॉर्थ में है। तो क्या होता है कि ये मुख्य भूमि पर नहीं है, लेकिन मुख्य भूमि पर बात की जाए तो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और यह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ रेखा अक्षांशीय रेखा से गुजरती है। ठीक है? इंदिरा कॉल जो है यहाँ से और कन्याकुमारी के बीच में लगभग दूरी 3214 किलोमीटर की है और वालांगू से किवीथु, जो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वालांगू है अरुणाचल प्रदेश में और किवीथु गुजरात में है। वालांगू से जो किवीथु है, इसकी जो दूरी है 2933 किलोमीटर है, तो ये पूर्व पश्चिम विस्तार है। नेक्स्ट है कि चैनल क्या होते हैं? दो स्थलों के बीच की जो जल संधि होती है, उसे चैनल कहते हैं। जैसे अगर बात करें तो ये एक यहाँ पर सुमात्रा द्वीप है, जो कि इंडोनेशिया देश का है। इंडोनेशिया देश के अधीन पड़ता है और यहाँ पर हमारा इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का मतलब भारत का सबसे दक्षिणी विस्तार। तो इंदिरा पॉइंट और जो सुमात्रा द्वीप है, उसके बीच में ग्रेट चैनल है। चैनल जो है यहाँ पे 2 द्वीपों के बीच में संकरी गली या फिर रास्ता, समुद्री रास्ता, तो इसे यहाँ पर इसका नाम दिया गया है ग्रेट चैनल। वही अगर ये हो गया आपको ग्रेट चैनल। इसके बाद बात करें तो 8 डिग्री नॉर्थ जो चैनल है, वो एक मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव एक देश है, उसका एक द्वीप है, उससे और मिनिकॉय, मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का एक भाग है, एक द्वीप है, तो जो 8 डिग्री नॉर्थ चैनल है, वो मालदीव के एक द्वीप का और मिनिकॉय, ये इन दोनों के बीच में पड़ता है, ये दोनों अलग करते हैं। तो मालदीव और भारत को कौन अलग करता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये 8 डिग्री नॉर्थ चैनल अलग करता है। इसके बाद 9 डिग्री नॉर्थ चैनल की बात करें तो ये मिनिकॉय जो है, उससे और लक्षद्वीप की कुछ द्वीप है, उनको अलग करता है। कौन? 9 डिग्री। इसके बाद बात 10 डिग्री की करें तो ये एक अंडमान निकोबार, जो लिटिल अंडमान, अंडमान के सबसे दक्षिणी भाग कौन है? लिटिल अंडमान। और निकोबार के सबसे उत्तरी भाग कौन है? कार निकोबार। कार निकोबार के बाद ग्रेट निकोबार, दो यहाँ पर निकोबार हैं, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसी प्रकार अंडमान में कई हैं, जैसे लिटिल अंडमान, मध्य अंडमान, बृहद अंडमान, सबसे उत्तरी अंडमान। तो अंडमान के सबसे दक्षिणी भाग में लिटिल अंडमान पड़ता है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है। आपसे लिटिल अंडमान और निकोबार भी पूछा जा सकता है या फिर इसके अगर विस्तार में जाया जाएगा तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में चैनल पूछे जाएँगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि लिटिल और कार से याद रखिएगा। इसके बाद अंडमान के जो उत्तरी भाग है, उससे और कोको द्वीप पहले भारत का था। भारत ने इसे म्यांमार को गिफ्ट कर दिया। तो भारत के अंडमान से और म्यांमार के कोको द्वीप के बीच में कौन-सा चैनल है? तो कोको चैनल, ठीक है? शायद आप समझ गए होंगे। यही यहाँ पर लिखा गया है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, कोको चैनल और ग्रेट चैनल, ठीक है? नेक्स्ट है कि भारत की जलीय सीमा कितनी है? तो ये पुराने डेटा हैं, जो कि अभी नया डेटा बदल कर आ गया है। इसको भी याद ही रखिएगा, पूछा जा सकता है कि पुराने अनुसार कितने थे? तो पुराने अनुसार 6100 किलोमीटर कुल लंबाई था और जो द्वीप ये जो बाहर यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर लक्षद्वीप है और यहाँ पर दमन दीव है, तो इन सभी को मिलाकर 1416.6 किलोमीटर की दूरी द्वीपीय दूरी होती थी, जो कि जलीय सीमा बनाते थे। तो कुल मिला के 7516 थे, लेकिन अब 11,098 हो गए हैं किलोमीटर, ठीक है? नेक्स्ट बात करें कि अब देखिए भारत के कौन-कौन से राज्य जो हैं वो जलीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले उस पे बात करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत की कुछ जलीय सीमा की जो लंबाई है उसको अलग-अलग तट के रूप में डिवाइड किया गया है। जैसे काठियावाड़, तो काठियावाड़ तट जो है ये वाला है, गुजरात में के जो खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी के कुछ भाग हैं, वो काठियावाड़ तट के रूप में जाने जाते हैं। और मुंबई महाराष्ट्र से और गोवा और कर्नाटक, इन सभी के तट को कोंकण तट, इन सभी राज्यों में विस्तारित जो तट हैं उनको कोंकण तट कहा गया। केरल में विस्तरित तट को मालाबार तट कहा गया। तो पश्चिमी तटीय भाग में काठियावाड़, कोंकण और मालाबार, हम पश्चिमी तटीय भाग बोले हैं, इसका मतलब ये पश्चिम भाग है और ये पूर्व भाग है। तो पश्चिमी तटीय इसको कहते हैं और पूर्वी इसको कहते हैं। ये वाला पश्चिमी है और ये वाला पूर्वी है। तो पश्चिमी तटीय भाग के 3 भाग हैं, काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट।
वही पूर्वी तट की बात करें तो बंगाल में जो है बंग तट कहलाता है, उड़ीसा में उत्कल तट, गोलकुंडा को में जो आंध्र प्रदेश में है वो गोलकुंडा तट और जो तमिलनाडु में है तारामंडल तट, कोरोमंडल सॉरी, कोरोमंडल तट जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है? तटीय राज्य एवं कुल सीमा, देखिए भारत के 9 राज्य जो हैं समुद्र को स्पर्श करते हैं। कौन-कौन से? देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक बार इंक क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक गोवा है, सॉरी गुजरात है, गुजरात। इसके बाद ये वाला पार्ट महाराष्ट्र का है। इसके बाद यहाँ पर गोवा, यहाँ पर कर्नाटक और ये वाला केरल। ये वाला कौन-सा है? तमिलनाडु। ये वाला आंध्र प्रदेश और ये वाला उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। तो अब आप ही बताइए कि पश्चिमी तट पर कौन-कौन से राज्य जो हैं तटीय सीमा बनाते हैं? तो पश्चिमी तट पर 5 राज्य, कौन-कौन हुए? पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक और पाँचवा केरल। तो 5 राज्य जो है पश्चिमी तट से तटीय सीमा बनाते हैं। वहीं अगर पूर्वी तट पे बात करें तो पूर्वी तट पे पहला तमिलनाडु है, इसके बाद आंध्र प्रदेश है, इसके बाद उड़ीसा है और फिर वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य पूर्वी तट पे तटीय सीमा बनाते हैं। तो कुल मिला के कितने हुए? 5 राज्य हुए, जो कि तटीय सीमा बनाते हैं भारत के उसमें सॉरी जलीय सीमा बनाते हैं। तो कौन-कौन से? 9 राज्य सॉरी 9 राज्य हुए हैं, 5 पश्चिमी तट पे और 4 पूर्वी तट पे। तो वही बात कहा गया है कि जो कि पश्चिमी तट में अरब सागर में 5 राज्य स्पर्श करते हैं। कौन-कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। वहीं अगर बंगाल की खाड़ी यानी पूर्वी तट जो है 4 राज्य स्पर्श करते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य हैं जो कि पूर्वी तट पे तटीय सीमा बनाते हैं। भारत की कुल सीमा की लंबाई बात करें तो 22,716.6 किलोमीटर पुरानी है। नया में जो है, नया तट रेखा जो इसमें चेंज हो गया है 7516 से बढ़ाकर 11,098 किलोमीटर कर दिया गया है, यानी 3,582 किलोमीटर वृद्धि हुआ है जी 50%। तो ये वाला आप ऐड करेंगे, तो कुल मिला के 3500 ऐड कर लेंगे तो कुछ बढ़ जाएगा, यानी 2500 के लगभग में हो गया है, ठीक है? किसने बॉर्डर एरिया को मापा है? तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, बीएडीपी ने जो है इस बॉर्डर एरिया को मापा है, बॉर्डर की लंबाई को। भारत की जो देशांतरीय विस्तार है, इसके बारे में बात कर लिए हैं हम, फिर भी एक बार देख लीजिए कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से होके गुजरता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, जो कि हम ये 0 डिग्री को बताए हैं, ये ग्रीनविच रेखा है। इससे पश्चिम जो वेस्ट है इससे आगे ईस्ट है। तो अगर पश्चिम देखा जाएगा तो यहाँ अगर 5 बज रहा है तो इससे 5 से घटा के इधर चला जाएगा और आगे जो बढ़ेगा तो ये 5 में प्लस होते जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये भी बता दिए हैं। ये देखिए सर क्रीक गुजरात में है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इसको कहा जाता है और 97 डिग्री 25 मिनट जो है ईस्ट कहा जाता है वलांगू और क्विथू। ये जो रेखा है ये 82.5 डिग्री है। इसका क्या खेल है वो बताते हैं आप। सबसे पहले आप ये देखिए कि 0 डिग्री यहाँ पर है और हमारा जो भारत है ये 0 डिग्री, 2 0 डिग्री हो गए, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश। भारत यहाँ पर स्थित है। कहाँ से कहाँ तक? 68 से 97 के बीच में। 68 से 97 और यहाँ पर मान लीजिए कि अभी 12 बजे है, 12 बजे है। तो अगर हम गुजरात में जाएँगे तो 0 डिग्री से 68 डिग्री, 1 डिग्री के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री से 2 डिग्री जाने में आपको 4 मिनट का अंतर होता है। ये होता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अगर 15 डिग्री जाइएगा तो 1 घंटे का अंतर हो जाएगा, 1 आवर का। तो अब बताइए कि यहाँ से 68 डिग्री जाना है, तो कितना होगा? 68 डिग्री जाना है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 68 डिग्री में कितने होंगे? 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 68 इंटू 4 करेंगे। तो इसको अगर कैलकुलेशन किया जाएगा तो 68 इंटू 4 करने पे आपको 272 आते हैं, 272।
यानी 272 से अगर आप डिवाइड करिएगा 60 से, तो 4.5 घंटा। यहाँ पर 4.5 घंटा है। यानी अगर यहाँ 0 डिग्री पर 12 बजा है, तो और गुजरात में जो राज्य होंगे, गुजरात में यहाँ पर जितने भी स्थल हैं, वहाँ पर 4:30 बजे होंगे। 4.5 यानी 4:30 बजे होंगे, 4:30। अगर वही बात करें किरुथु में या फिर वालांगू में, तो 97 डिग्री। तो अगर आप 97 से 4 करिएगा, 97 से 4 अप्रोक्स लिए हैं, 97 से 4 करिएगा, तो आपको 388 मिनट होते हैं। 388 मिनट को अगर आप 60 से डिवाइड करते हैं, कितना होगा? 6 6:30। तो एक ही टाइम में गुजरात में 4:30 बज रहे हैं, और अरुणाचल प्रदेश में 6:30। तो वहां से यहाँ के लोगों को अगर इतना बड़ा अंतर हो जाएगा, एक ही इतना छोटा सा भारत में आपको इतना बड़ा अंतर अगर हो जाता है, तो क्या ये सही से चल पाएगा टाइम को? नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया? 68 डिग्री अप्रोक्स, मतलब कि सभी को मिनट को भी जोड़ के, और 97 डिग्री को ऐड करिए। तो 68 और 97 को ऐड करने के बाद आता है 165। ठीक है। 165 से 2 से डिवाइड करिए। क्यों? क्योंकि हमें मध्य भाग को खोजना है। तो आता है 82.5। तो 82.5 अगर हम रखते हैं, तो यही हमने लिया है 82.5। अब 82.5 से क्या होगा? यहाँ के टाइम सभी लोग को यही 82.5 को फॉलो करना है। इससे क्या होगा? यहाँ के लोगों को जो 1 घंटा बाद टाइम मिलता था, और यहाँ के लोगों को यहाँ पे 2 घंटा पहले मिल जाता था इनसे, तो अब 1 घंटा इनको कम कर दिया गया और इनका 1 घंटा बढ़ा दिया गया। तो क्या हुआ? एक टाइम मिला जो कि 5.5 घंटा आया। देखिए, यहाँ 4.5 घंटा आता था, यहाँ 6.5 घंटा आ गया था। दोनों एक एक को कम करके एक को बढ़ा दिया गया। 1 घंटा इनका बढ़ा दिया गया और इनको 1 घंटा घटा दिया गया। तो 5.5 घंटा जो है आगे निर्धारित किया गया 82.5, जो कि 0 डिग्री से। अब इसको कैलकुलेशन से देखा जाए तो हमारा कितना आया? 82.5। तो अब हमें 82.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 60 से। सॉरी, 60 से नहीं, 82.5 डिग्री इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, 330 मिनट आता है। 330 मिनट से अगर आप डिवाइड करेंगे 60 से, तो कितना आता है? 5.5 घंटा। तो यही 5.5 घंटा हमारा जो टाइम है, वो ग्रीनविच के टाइम से आगे होता है। शायद आप समझ गए होंगे कि जो हम हमारा जो टाइम डिफरेंस इतना आ रहा था, इसको हम दोनों को ऐड करके डिवाइड करके, और एक जो वर्चुअल लाइन है, और इसी को सभी को मानना है पूरे भारत में। यहीं से टाइम निर्धारित होता है। तो ये कौन सा जगह होता है? मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर, जिसे नैनी नैनी नामक स्थान से। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहीं से ये टाइम निर्धारित होता है। इसके बाद देशांतरीय विस्तार के मुख्य तथ्य क्या है? कि भारत के सबसे पूर्वी जो बिंदु वालांगू की वस्तु है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय रेखा गुजरती है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाथा या सर्किट है, जो गुजरात में स्थित है, और यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट देशांतरीय रेखा गुजरती है, ईस्ट देशांतरीय रेखा। ठीक है। भारत के पूर्व से पश्चिम लंबाई लंबाई तो 29-33 है। और भारत का मानक समय रेखा, अब ये वाला मानक समय जो रेखा है, ये वाला 5 राज्यों से गुजरता है। ये भी पूछा जाता है कौन कौन से 5 राज्य हैं। एक यूपी है, एक मध्य प्रदेश है, एक छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों से होके गुजरता है 82.5 डिग्री। ये सभी बता दिए हैं आपको। एक और इम्पोर्टेंट है, जो कि बीपीएससी 69 में उनको पूछा गया था, कि कर्क रेखा और मानक समय जो रेखा है, 82.5 डिग्री वाली रेखा जो है, और कर्क रेखा, जो कि ये देशांतरीय रेखा है, और ये वाला 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, नॉर्थ अक्षांशीय रेखा है। ये दोनों कहाँ काटती हैं? तो ये बघेल खंड के पठार पे। आप इसे मैप में देख सकते हैं। ये वाला 82.5 डिग्री है, और ये वाला अक्षांशीय रेखा है। तो दोनों कहाँ काटती है? तो बघेल बघेल खंड के पठार पर। ये पूछा गया था, बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये हमारा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार और भारत की अवस्थिति जो है समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट चैप्टर जो है भारत के पर्वत में। तो पर्वत देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर काराकोरम है, यहाँ पर लद्दाख है। सॉरी, पहले आगे देखें।
हम पहले हिमालय पर्वत देखते हैं। भारत में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। हिमालय जो है एक नवीन मोड़दार पर्वत है और हिमालय का निर्माण तेथिस सागर के उत्थान द्वारा हुआ है। हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं, एक ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बत श्रेणी जिसे कहा जाता है, एक बृहद हिमालय जिसे हिमाद्री कहा जाता है, एक मध्य हिमालय जिसे हिमाचल कहा जाता है और एक बाह्य हिमालय जिसे शिवालिक कहा जाता है। तो हिमालय के मुख्य भाग ये तीनों हैं और ये जो है ट्रांस हिमालय पार हिमालय है। हिमालय से पहले की जो हिमालय है वो ये ट्रांस हिमालय है। ध्यान रखिए कई बार पूछा गया है कि हिमालय से पहले की अवस्थिति किसकी थी? तो ट्रांस हिमालय की। हिमालय के संरचनात्मक विभाजन जो है तो ये देखिए कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, एक ये हिमालय है ये जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं जो कि प्राचीन हिमालय है। ये जो ये नवीन हिमालय है इससे पहले का है। तो इससे और ये एक हिमालय है जिसका नाम बृहद हिमालय है। इन दोनों के बीच की जो ज़ोन है इनको सच्चर ज़ोन कहा जाता है। सच्चर ज़ोन, ठीक है? उसी प्रकार बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, एक और हिमालय है मध्य हिमालय, इसके बीच को जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। मेन सेंट्रल। और एक ये शिवालिक है, इसके बीच को मेन सीमांत गैप कहते हैं। मेन सीमांत गैप, ठीक है? तो मेन सीमांत गैप किसके किसके बीच में होता है? तो मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच में, जिसे बाह्य हिमालय शिवालिक को कहते हैं और मध्य हिमालय जो है मध्य हिमालय किसे कहते हैं? हिमाचल को। तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन से सीमांत गैप है और बृहद हिमालय मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है और ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में सच्चर जोन है। नेक्स्ट देखें ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय जो कि बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसके भाग 4 हैं। कौन-कौन? पहला है काराकोरम श्रेणी, दूसरा है लद्दाख श्रेणी, तब जास्कर श्रेणी, तब चौथा है कैलाश श्रेणी। काराकोरम का अर्थ होता है काले रंग की मृदा। काराकोरम का क्या अर्थ होता है? काले रंग की मिट्टी। और काराकोरम जो श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी भारत की सबसे उत्तर स्थित पर्वत श्रेणी है। ठीक है? इसे काले रंग की गिरी या फिर मिट्टी कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी को पुराण में जो है कृष्णगिरी पर्वत श्रेणी कहा गया है। यह श्रेणी भारत में मुख्यतः लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है। अभी भारत में जहाँ लद्दाख वाला क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है काराकोरम श्रेणी। लद्दाख श्रेणी है जो लद्दाख पर्वत श्रेणी काराकोरम और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। एक काराकोरम हो गया और एक बृहद हिमालय, इन दोनों के बीच में जो है लद्दाख श्रेणी स्थित है। ठीक है? यह भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। जास्कर जो क्षेत्र है यह भी लद्दाख क्षेत्र में बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में है। कहाँ कहाँ? बृहद हिमालय हो गया और एक काराकोरम से यहाँ पे लद्दाख अगर हो गया तो यहाँ पर जास्कर हो गया। ठीक है? ये काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर और इसी के जस्ट बगल में कैलाश। इसके बाद कैलाश श्रेणी जो है लद्दाख श्रेणी का विस्तृत भाग है जो तिब्बत क्षेत्र में, ये वाले चाइना वाले क्षेत्र में, तिब्बत जो वर्तमान में तिब्बत चाइना के अधीन है, तो इसी तिब्बत वाले क्षेत्र में कैलाश श्रेणी है। इसके बाद बृहद हिमालय की बात करें तो बृहद हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी बृहद हिमालय में है। और बृहद हिमालय विश्व की चौथी सबसे लंबी यानी लंबाई में चौथा है, चौथा स्थान और ऊंचाई में पहला स्थान है। ध्यान रखिएगा कौन? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय लंबाई में चौथी और ऊंचाई में नंबर 1। अगर चौथी बात करें तो 3 कौन से हैं? 3 है इंडीज में जो साउथ अमेरिका में है। तो देखिए ये वाला अगर नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, तो इंडीज यहाँ पर है। ये वाला इंडीज है और ये वाला रॉकीज है। तो 1 नंबर पे ये लंबाई में है फर्स्ट पे, सेकंड पर ये है रॉकीज और थर्ड पे जो है यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया है सबसे दक्षिणी भाग में, तो इसके नॉर्थ ईस्ट के भाग में ग्रेट हिमालयन रेंज है जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है। ध्यान रखिएगा इसको भी पूछा जाता है। चौथा नंबर पे बृहद हिमालय, इसमें लंबाई के श्रेणी, लंबाई के हिसाब से। और पहले नंबर पे ऊंचाई में जो है वो बृहद हिमालय है। नेक्स्ट देखें कि बृहद हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो है, प्रादेशिक विभाजन प्रदेश के अनुसार विभाजन सिडनी ब्रूरार्ड ने किया था। 4 भागों में बांटा था। एक यहाँ पर सिंधु नदी है, सप्त संधव जिसे कहा जाता है, तो सप्त संधव प्रदेश और सतलज नदी, इन दोनों के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज नदी और काली नदी के बीच को कुमायूं हिमालय कहते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को समेटे हुए है। ठीक है? इसके बाद जो है काली नदी और तीस्ता नदी, यहाँ तक नेपाल विस्तरित है जो कि हम अभी देखे हुए हैं कि जो नेपाल हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, मतलब वहाँ से जो सीमा रेखा खींचा गया है भारत
और नेपाल के बीच में, तो यही काली और तीस्ता नदी निर्धारित किया गया है। तो ये 800 किलोमीटर और सबसे लंबा हिमालय अगर पूछा जाएगा तो वो नेपाल हिमालय है। असम हिमालय जो है ये सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट है तीस्ता नदी से और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में। तो ये 720 है। तो पंजाब हिमालय सतलज नदी से पश्चिम भाग में यानी सिंधु नदी तक, हुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच में, नेपाल हिमालय काली नदी तीस्ता नदी के बीच में और सबसे लंबा भाग है ये 800 किलोमीटर का। असम हिमालय तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में ये है और ये दूसरा सबसे लंबा भाग है और 720 किलोमीटर का। नेक्स्ट देखिए मध्य हिमालय, हम बृहद हिमालय पढ़ लिए। मध्य हिमालय जिसे हिमाचल श्रेणी या फिर लघु हिमालय भी कहा जाता है। मध्य हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां हैं? पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नागटीबा और महाभारत श्रेणी। यहाँ देखिए पीर पंजाल श्रेणी है, ये वाला पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबी श्रेणी यही है, कौन किसका? मध्य हिमालय का। धौलाधर श्रेणी जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये वाला धौलाधर श्रेणी है। नागटीबा जो उत्तराखंड में है और महाभारत श्रेणी नेपाल में है। तो ये सभी मध्य हिमालय के भाग हैं। मध्य हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से सिक्किम तक है। ये मध्य जम्मू कश्मीर हुआ और यहाँ तक सिक्किम हुआ। तो बस यहीं तक है और आगे चल के ये लघु हिमालय जो कि सॉरी ये लघु हिमालय बृहद हिमालय में और शिवालिक दोनों से चिपक कर और ऊंचाई में वृद्धि कर जाता है। तो ये इसका विस्तार केवल और केवल सिक्किम से जम्मू कश्मीर तक ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। भूटान में यह बृहद हिमालय के साथ सम्मिलित हो जाता है, जो कि हम अभी बताए। मध्य हिमालय की पश्चिम की घाटी को मर्ग कहते हैं। यहाँ देखिए मध्य हिमालय के पश्चिम ये वाले भाग को मर्ग कहते हैं, इसीलिए बहुत सारे तीर्थ मतलब सॉरी पर्यटन स्थल हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में। तो ये पश्चिमी भाग है किसका? मध्य हिमालय का, गुलमर्ग और सोनमर्ग। ये सभी किसका भाग है? मध्य हिमालय का। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और पूर्व स्थित घाटी को ताल कहते हैं। तो ताल कहाँ पे है? इधर यहाँ पर ताल है, जैसे उत्तराखंड में नैनीताल, सिक्किम में सॉरी नैनीताल जैसे उत्तराखंड में है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे ताल मिलेंगे आपको। इसके बाद बात करें कि मध्य हिमालय के उत्तराखंड में शीतोष्ण घास के मैदान है, बुग्याल या प्यास कहलाते हैं। कौन? मध्य हिमालय में उत्तराखंड में शीतोष्ण घास के मैदान, वहीं पे बुग्याल और प्यास कहते हैं, उन्हीं का नाम है। तो ये है जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, हिमाचल प्रदेश में शिमला, डलहौजी, मनाली, ये सभी तीर्थ पर्यटन स्थल हैं जो कि धौलाधर श्रेणी के भाग हैं। उत्तराखंड में रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, नागटिबा श्रेणी के भाग हैं जो कि मध्य हिमालय के ही भाग हैं। इसके बाद बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक की बात करें, शिवालिक का जो अन्य नाम है और अर्थ होता है शिव की जटा। बाह्य हिमालय का विस्तार जो है सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक, अर्थात जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, ये वाला जो भाग है, तो यहाँ से और यहाँ तक इसका विस्तार है बाह्य हिमालय का। लेकिन मध्य हिमालय का यहाँ से और सिक्किम तक विस्तार है, यहाँ तक विस्तार है। और फिर जो बृहद हिमालय है उसका भी विस्तार बहुत मतलब यहाँ तक है, सिक्किम यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक। तो दो हिमाचल हिमालय का विस्तार कहाँ पर तक है? अरुणाचल प्रदेश तक। किसका? बृहद हिमालय और फिर शिवालिक का। लेकिन जो मध्य हिमालय है उसका विस्तार जो है सिक्किम तक ही है। यह हिमालय पर्वत में सबसे दक्षिण में स्थित है, इसके बाद कोई पर्वत नहीं है, मतलब पर्वत हिमालय का कोई पर्वत भाग नहीं है, तो ये सबसे दक्षिण में स्थित है। बाह्य हिमालय सबसे नवीनतम हिमालय है जिसे शिवालिक कहते हैं। शिवालिक अर्थ शिव की जटा होता है और बाह्य हिमालय की घाटी को दून या द्वार कहते हैं। तो आप ये भी देखे होंगे कि जैसे देहरादून और हरिद्वार, ये सभी अब यहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करने वाले क्षेत्र होते हैं, इसलिए इसे द्वार और दून भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अरावली पर्वत श्रेणी है। ये कहाँ है? राजस्थान गुजरात से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक जाती है। ये अरावली पर्वत है। भारत में एकमात्र पर्वत है जिसका विस्तार जो है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से है। इसका एकमात्र विस्तार साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर है। ठीक है, यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, यानी इसका अब अवशेष बच रहा है। बहुत ऊंचा हुआ करता था कभी अपने जमाने में और धीरे धीरे यह अ, बारिश, पत्थर पर जैसे हवा, पानी इत्यादि और धूप के चलते ये इसमें क्षरण हो रहा है और ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बनकर रह गया है। अरावली पर्वत का जो विस्तार है भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तार है और दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन का निर्माण रायसीना हिल्स पर किया गया है, वो अरावली पर्वत का ही विस्तृत भाग है। यहीं पर रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ है। अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल है। ये थार मरुस्थल का क्षेत्र है, इसके पश्चिम वाले भाग। ठीक है?
अरावली पर्वत श्रेणी को भारत का महान जल विभाजक श्रेणी भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। अरावली पर्वत श्रेणी को महान जल विभाजक कहा जाता है, इधर सूखा है और इधर पूरी हरियाली छाई हुई है और खेती के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है, तो इसे महान जल विभाजक श्रेणी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें विंध्य पर्वत श्रेणी, तो विंध्य पर्वत श्रेणी ये है, देखिए इसका दूसरा नाम विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है इस प्रकार, और यह विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है। यानी दक्षिण भारत और उत्तर भारत को कौन अलग करता है? तो विंध्य पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी है, यह विंध्य पर्वत श्रेणी को दक्षिण भाग में स्थित है। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है विंध्य श्रेणी के दक्षिण भाग में स्थित है, यानी सतपुड़ा जो है विंध्य के दक्षिण भाग में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव और मैकाल पर्वत शामिल होते हैं। कौन कौन? महादेव और मैकाल। सतपुड़ा श्रेणी जो है ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ है इन दोनों के बीच में एक नर्मदा नदी बहती है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में, तो ये ब्लॉक पर्वत हो जाते हैं जब नदी बहने लगती है, और विंध्य भ्रंश घाटी कहलाता है। ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में भ्रंश घाटी है, वही नर्मदा नदी जिससे होकर बहती है। ठीक है, ये दोनों है महादेव और मैकाल पर्वत सतपुड़ा के उत्तर में। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है, और यह जैव विविधता की सबसे उपयुक्त स्थान है। ठीक है, इसका दूसरा नाम सह्याद्री है, और यह घाट जो है पर्वत श्रेणी निरंतर है, यानी कटा फटा नहीं है। यहाँ से गुजरात से शुरू होकर और केरल तक जाता है, तो ये कटा फटा कहीं नहीं है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर, यानी यहाँ से जाने इधर अगर जाया जाए तो इसकी ऊंचाई जो है बढ़ते जाती है, यानी ऊंचाई सबसे अधिक दक्षिण भारत में मिलती है। और पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी के 3 भाग हैं। उत्तरी सह्याद्री 3 भाग में बस बाँटा गया है पढ़ने के लिए। एक उत्तरी हो गई, उत्तरी, यहाँ पे मध्य हो गया, मध्य, और ये दक्षिणी सह्याद्री। तो जो उत्तरी सह्याद्री है वो महाराष्ट्र में है, ये वाला। इसके बाद मध्य सह्याद्री ये कर्नाटक में है, और दक्षिण सह्याद्री जो है ये केरल और तमिलनाडु में है। भारत के सबसे दक्षिणतम पर्वत जो है वो कार्डेमम है, जिसे इलायची का पठार कहा जाता है, जो कन्याकुमारी के निकट स्थित है। कार्डेमम की पहाड़ी पर इलायची, खासकर छोटी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो जब बात छोटी इलायची की हो रही है तो आप बताइए कि बड़ी इलायची का उत्पादन कहाँ होता है? चलिए हम ही बता देते हैं। बड़ी इलायची का जो है उत्पादन यहाँ पर होता है, सिक्किम में। ठीक है, छोटी इलायची का उत्पादन केरल में, और बड़ी इलायची सिक्किम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पूर्वी घाट पहाड़ी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी निरंतर न होकर मुख्य ढाल पश्चिम से पूरब की ओर होने के कारण बहुत सारी नदियों ने इसको जगह जगह से काटकर, निरंतर न होकर इसको काट दिया है। नदियां नदियों के प्रवाह से ये पर्वत श्रेणी कट गई है। ठीक है, और नीलगिरी पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। नीलगिरी यहाँ पर है, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी आकर मिलती है, यहाँ पर नीलगिरी घाट कहते हैं। नीलगिरी घाट, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी दोनों आकर मिलते हैं, वहाँ पे नीलगिरी घाट कहते हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार महानदी से नीलगिरी तक, यहाँ महानदी है, महानदी से यहाँ नीलगिरी तक पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद तमिलनाडु में जावेद, यहाँ तमिलनाडु में जावेद है, सेवराय है, पालनी है, और पंचमलाई इत्यादि सभी पर्वत स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद पूर्वांचल में देखें तो उत्तर पूर्व भारत जो है उसके पर्वत है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकोईबुम, ये 5 पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है। असम में मिकिर और रेंगमा है। मध्य मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया है। मिजोरम में लुसाई और मिजो है। नागालैंड में नागा है। इन सभी को याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण पर्वत चोटी की बात करें तो काराकोरम में जो है केटू है, जिसे गार्डविन अस्टीन कहा जाता है, इस पीओके में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। ये वाला है केटू। इसके बाद केथरी है ब्रॉड पीक, जिसे कहा जाता है 8,047 मीटर है, केथरी है इसका ऊंचाई। केफुर जो ग्रेसर बूम कहा जाता है, जो कि चीन, अक्साई चीन में है, जो कि 8,075 मीटर है। लद्दाख श्रेणी एक है, काराकोरम के बाद लद्दाख है, तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? राकापोसी। इसके बाद बृहद हिमालय की बात करें तो बृहद हिमालय में बहुत सारी चोटियां हैं, जैसे देखिए नंदा देवी, कंचनजंगा,
मकालू, मंसालू, कंचनजंगा यानी कंचनजंगा एक है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर है नंगा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। इसके बाद धौलागिरी है, जो कि नेपाल में है। ये सभी धौलागिरी और यहाँ तक ये सभी नेपाल के पर्वत हैं, ये वाले, जो कि बृहद हिमालय में है। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, सागरमाथा, ये 8,848 मीटर, जिसको एवरेस्ट भी कहते हैं, माउंट एवरेस्ट। तो सबसे ऊंचा पर्वत विश्व का यही है, माउंट एवरेस्ट। चोटी, सबसे ऊंचा चोटी, पर्वत चोटी कौन है? सागरमाथा, जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। तो ये नेपाल में है, गौरीशंकर और मकालू के बीच में है। इसके बाद कंचनजंगा, ये सभी पूरब से पश्चिम की ओर दर्शाए गए हैं। यह पश्चिम भाग है, सॉरी पश्चिम से पूरब की ओर, यहाँ पश्चिम है और ये पूरब है। तो इसके बाद कंचनजंगा भारत में है, जो कि सिक्किम में है। और नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो समझ गए होंगे कि आप कि नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में है, धौलागिरी नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, मंसालू नेपाल में है, गौरीशंकर नेपाल में है, सागरमाथा नेपाल में है, मकालू नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। नंगा पर्वत को तो आपको याद ही होगा, कंचनजंगा और नामचा बरवा याद है। लेकिन इसको पश्चिम से पूर्व की ओर अगर दर्शाने के लिए कहा जाएगा, तो गैम से याद कर सकते हैं। GEM है, ठीक है? इस ये एक ट्रिक है। दी से धौलागिरी, ए से अन्नपूर्णा, एन से मंसालू, जी से गौरीशंकर, ई से एवरेस्ट और एम से मकालू, ठीक है? अगर बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 है, भारत में है सबसे ऊंची चोटी, जो कि वर्तमान भारत में नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है? पीओके में। क्योंकि पीओके को हम अभी भारत के पॉलिटिकल मैप में अभी दर्शा रहे हैं और वो भारत का ही भाग था, इसलिए हम भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन कहेंगे? K2। और भारत में अगर पूछा जाए कि वर्तमान भारत में कौन सबसे ऊंची चोटी है, तो ये कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। और बृहद हिमालय का भारत में पूछा जाएगा, तो ये भी कंचनजंगा ही होगा, क्योंकि ये बृहद हिमालय का भाग है और ये सिक्किम में है, तो भारत का भाग है। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो नामचा बरवा। इसके बाद हिमालय का भारत में सबसे सर्वोच्च चोटी, तो कंचनजंगा है, ठीक है? बृहद हिमालय या फिर हिमालय, दोनों एक ही होगा। इसके बाद अरावली की चोटी की बात करें, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है? यहाँ पर गुरु शिखर के नीचे निकट जो माउंट आबू है स्थित है। यहाँ जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध दिलवाड़ा जी का मंदिर है, जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो ये रहा अरावली का। इसके बाद सह्याद्री पर्वत की चोटी है, उत्तरी सह्याद्री की चोटी में, ये दोनों उत्तरी में देखें तो कलसुबाई और महाबलेश्वर, ये दोनों महाराष्ट्र में है। इसके बाद मध्य सह्याद्री की बात करें, तो कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी जो है, ये ब्रह्मगिरी है। तो कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी ये दोनों कर्नाटक में है। इसके बाद मलाई जो है या फिर अन्नामुडी है, ये केरल में है, ये दक्षिणी सह्याद्री की है। नेक्स्ट है अनाईमुडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको दक्षिण भारत की पूछा जाएगा तो सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी। इसके बाद बात करें कि नीलगिरी पर्वत चोटी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन? दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन है? अनाईमुडी। दोदा बेटा जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है और दोदा बेटा के निकट तमिलनाडु में प्रमुख पर्वतीय पर्यटक स्थल ऊटी स्थित है, ठीक है? इसके बाद पूर्वी घाट की बात करें, तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है विशाखापत्तनम चोटी है। ये विशाखापत्तनम 1680 मीटर आंध्र प्रदेश में है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की दूसरा सबसे ऊंचा चोटी जो है महेंद्रगिरी 1501 है, जो कि उड़ीसा में है। 1501 मीटर कहाँ पर है? महेंद्रगिरी, उड़ीसा में। अब आइए मध्य भारत की पर्वतीय चोटी की बात करें, तो सतपुड़ा श्रेणी या फिर महादेव पर्वत का सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ किसकी है? महादेव पर्वत या फिर सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत जो महादेव पर्वत है, उसका सबसे ऊंचा चोटी है। मैकाल का सबसे ऊंचा चोटी अमरकंटक है। तो एक बार ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे रख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं, ठीक है? बस हमारा आज का यही तक समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे के जो भी बचे हुए पार्ट हैं, अभी बहुत सारा है, तो नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द लाने की प्रयास करेंगे। तो आपके सहयोग के लिए हम आकांक्षी हैं, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो आप इस पार्ट को बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर करें
और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो श्री कृष्ण आईएएस चैनल सर्च करके सब्सक्राइब करें या फिर एसके आईएएस एसके आईएएस सर्च करके सब्सक्राइब कर लें। और फिर ये सभी पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल श्री कृष्ण आईएएस सर्च करके जुड़कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो बस धन्यवाद, मिलते हैं पार्ट 2 में। आज के लिए बस इतना ही। आपका समय शुभ हो।